Today's topic is economic and domestic territory. Okay, this is lecture 8 regarding basic concepts of macroeconomics. Let us understand these basic concepts. First and foremost, economic territory or domestic territory means the same. As तुमको बॉक्स में दिख रहा है कि economic territory is also known as what? Domestic territory. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि भैया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें क्या बोला कि जोग्राफिकल टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट। व्हाट दे वांट टू कि जो भी जोग्राफिकल टेरिटरी है जहां पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट का काम चल रहा हो, विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड इन देयर पर्सन गुड्स एंड कैपिटल आर सर्कुलेटिंग फ्रीली। ठीक है। अच्छा, पहली चीज इसके अंदर 4 इंक्लूजन्स आएंगे। अब वो 4 इंक्लूजन कौन कौन से हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट तो ये बोला कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। नाउ फर्स्ट आपका क्या कहता है? सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिया गवर्नमेंट कहाँ पे राज कर रही है? इट इज वर्किंग ऑन इंडियन लैंड मास। सो इंडियन लैंड मास क्या सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज तक है क्या? नो, इंडियन लैंड मास इज आफ्टर पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑल्सो। मतलब अगर ये इंडिया का लैंड मास है तो इससे 200 नॉटिकल माइल्स वाटर के, दैट इज ऑल्सो द इंडियन पर्टिकुलरली पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। इसीलिए आपके जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, दैट्स आर ऑल्सो कमिंग अंडर इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड्स भी हैं, दैट आर ऑल्सो कमिंग इन इंडिया। पर वो इंडिया के लैंड मास के साथ अटैच नहीं, दे आर अवे फ्रॉम द इंडिया। They are islands, but then too they are considered the part of India only. क्यों? Because they are under 200 nautical miles of water limits. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है territorial water and air space. Secondly, जो इंडिया के ships and aircraft हैं, अब समझ, कोई भी इंडियन पर्सन है जिसके ships या aircraft हैं, वो अगर ओनर इंडिया का है तो अगर उसका शिप एंड एयरक्राफ्ट कहीं भी होगा आउट ऑफ इंडिया तो भी वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। So here what they want to say is that even an aircraft is also considered as a part of Indian domestic territory. फिर उसके बाद बोला है फिशिंग वेसल एंड योर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। नाउ व्हाट आर फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल? मान के चल जैसे इंडिया है, इंडिया के ओशन जो आपके रहते हैं पास में ओशन से, अब 200 नॉटिकल माइल्स भी अपन क्रॉस कर लिए। अब उसके बाद जाके कोई ऑयल रिग है, ऑयल रिग मतलब ऑयल फील्ड्स बीनीथ द ओशंस। अब ये ऑयल रिग किसी इंडियन पर्सन ने परचेज करके रखी है। टेक फॉर द एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस पेट्रोल सर्च कर देता है आपको इंडिया में। तो इफ ऑयल रिग इज परचेज बाय रिलायंस आउटसाइड द 200 नॉटिकल माइल्स, तो भी वो ऑयल रिग किसका पार्ट मानी जाएगी? दैट ऑयल रिग विल बी पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, इवन अगर वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर है। के बाद वही ऑयल गैस एंड नेचुरल गैस, कोई सी भी रिग्स हो, अगर वो इंडिया के ओशंस के बाहर भी है लेकिन उसे ओन कौन करता है? ओन करता है इंडिया का रेसिडेंट। तो वो क्या होगा? दैट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। ये सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। और लास्ट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री बेस, ये अगर इंडिया के हैं, जैसे इंडिया के एम्बेसीज बाहर हैं, सारे देशों में इंडिया के एम्बेसीज अवेलेबल हैं, तो भले ही वो इंडिया की बाउंड्री के बाहर है। देख फॉर द एग्जांपल कि यहाँ पे इंडिया है और दुबई में जाके इंडिया की एक एम्बेसी है, तो ये जो एम्बेसी इंडिया की दुबई में है वो भी इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्रीज का नहीं, वो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि इस एम्बेसी में इंडिया के ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं। इज दिस क्लियर गौरव? आ गए 4 पॉइंट यस समझ में? मतलब फर्स्ट यस पॉइंट क्या बोला कि फर्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ठीक है। बाउंड्रीज आपकी इंक्लूडिंग टेरिटरी बाउंड्रीज वाटर एंड प्लस एयर क्या, स्पेस। कौन कितनी नॉटिकल माइल्स, ये नोट डाउन कर देना, 200 200 नॉटिकल माइल्स। इसीलिए माइल्स। आपके जो अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, दैट आर अंडर इंडिया एक्स्ट्रा। सेकंड इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अब शिप्स एंड एयरक्राफ्ट का यहाँ पे क्या स्कोप बोला कि जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट इंडियन पर्सन ने ओन करे हैं, भले वो कहाँ पे भी हो वर्ल्ड में, भले वो बाहर काम कर रहे हो, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट अरे इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर भी है, तब भी वो उस किसका पार्ट माना जाएगा? इंडिया का। अगर किसने ओन करा है? अगर किसी इंडियन पर्सन ने ओन किया है।
नेक्स्ट इज फिशिंग वेसल्स, अगेन किसी इंडियन रेसिडेंट ने अगर इसको ओन करके रखा है तो भी वो किसका पार्ट माना जाएगा, इंडिया का। और लास्ट में एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट। बहुत बार क्या होता है, कभी कभार जो अपनी कंट्री है ना उसके मिलिट्री बेस आउटसाइड इंडिया भी बनाए जाते हैं, पर वो रिवील नहीं करती कभी भी। जैसे सपोज हमारा एक एग्जांपल के तौर पे सपोज है मिलिट्री बेस, जस्ट एन एग्जांपल कि उन्होंने एक मिलिट्री बेस यूएस में बना के रखा है, पर वो इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। तो जो यूएसए में मिलिट्री बेस है, मान ले सपोज दिस इज ए मिलिट्री बेस, वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, वो भी इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा, बिकॉज इट्स मिलिट्री बेस में जो भी काम चल रहा है वो इंडिया का चल रहा है। ठीक है, सो दीज Yes, sir. ऑल थिंग्स आर कंसीडर अंडर इकोनॉमिक टेरिटरी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, बिकॉज इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब टिप्स, हमेशा याद रखना टिप्स इज फॉर वन एक्सेप्शन। ओके, जैसे मैंने एम्बेसीज का बोला था, अब एम्बेसीज का यहाँ पे एग्जाम्पल समझ। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, चलो यू रीड आउट व्हाट इज द एग्जाम्पल गिवन इन ब्लू। गौरव, जस्ट रीड आउट दिस ब्लू एग्जाम्पल। Yes, sir. USA embassies in India is a part of economic territory of the USA. यूएसए मतलब अगर इंडिया के पास ही अगर हमारी एम्बेसीज बाहर है तो बाहर वाली कंट्रीज की तो एम्बेसीज भी यहाँ पे होगी ना। तो इंडिया में अगर यूएसए की एम्बेसी है, मान ले ये यूएसए की एम्बेसी है, दिस अ रेड डॉट व्हिच आई हैव शोन इन द पर्टिकुलर डायग्राम दैट दिस इज अ यूएसए एम्बेसी इन इंडिया। तो ये इंडिया में रहने के बावजूद इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, किसका माना जाएगा, इट विल बी टेरिटरी USA. ऑफ यूएसए। और इसके Yes. अपोजिट सोच कि सपोज यूएसए, जैसे यहाँ पे लिखा है इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। मान ले वहां पे यूएसए में, यूएसए अगेन देयर इज द इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी कहाँ पे, यूएसए में। टेक फॉर द एग्जांपल दिस इज द इंडियन एम्बेसी हियर। तो अगर ये यूएस के अंदर भी है तब भी ये किसका पार्ट माना जाएगा, किसका पार्ट माना जाएगा, USA. नहीं, यूएसए के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, सो ये अगेन तो इंडिया का इंडिया ही का माना ही जाएगा पार्ट सर, माना इंडिया जाएगा। का ही लिखा माना तो है जाएगा। इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि इस एम्बेसी में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं वो इंडिया के फॉलो हो रहे हैं, वो यूएसए के फॉलो नहीं होंगे। सिमिलरली यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर यूएसए की एम्बेसी है जो ये दिख रही है तुझे, तो यहाँ पे यूएसए के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, यहाँ पे इंडिया के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे उस पर्टिकुलर एम्बेसी के एरिया में। नॉर्मली जो एम्बेसीज है वो Yes. सारी बेटा दिल्ली में स्टेब्लिश है। जाना कभी दिल्ली तो वहां पे एम्बेसीज बनी हुई हैं अलग अलग नेशंस की, इवन पाकिस्तान की एम्बेसी भी यहाँ पे। तो जो भी एम्बेसडर, सुना है एम्बेसडर वर्ड, Yes, sir. तो एम्बेसडर्स कहाँ के होते हैं, वो बाहर के नेशंस के होते हैं, वो एम्बेसीज में आके रहते हैं। तो ये एम्बेसीज जो बाहर के नेशन की हैं हमारी कंट्री में, तो वो उनके रूल्स चलाएंगे, इसीलिए भले ही वो हमारी कंट्री में तब भी हम उसको अपने अपनी कंट्री का पार्ट नहीं मानते, वो किसका पार्ट मानते हैं, उस कंट्री का पार्ट मानते हैं जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। आई बात समझ में। चलिए Yes, एग्जाम्पल sir. बता, अब आई एम गिविंग यू एन क्वेश्चन। सपोज जापान की एम्बेसी इंडिया में है, जैसे यहाँ पे दिस इज योर इंडिया एंड जापान एम्बेसी इज देयर। टेक फॉर द एग्जांपल जापान एम्बेसी इज हियर। तो ये किसका पार्ट मानी Yes. जाएगी, इंडिया का पार्ट मानी जापान जाएगी, का। जापान का। नहीं सर, जापान का। जापान का। अब उसके उल्टा सोच कि जापान में वहां पे अपनी इंडिया की एम्बेसी है, जैसे तो जापान सर में इंडिया गया की और मानी वहां पे जाएगी। इंडिया की एम्बेसी है, तो ये किसका पार्ट मानी जाएगी, इंडिया की। इंडिया का। पर क्या ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर है क्या इंडिया के, नो इट इज नॉट अंडर पॉलिटिकल नहीं बाउंड्रीज, सर। पर अगेन पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर जाते हुए भी ये किसका पार्ट माना जाएगा, उस नेशन का ही माना जाएगा जिस नेशन की एम्बेसी है। जैसे यहाँ जापान, जापान की भी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बाहर उसके बाहर जाके सेटअप हुई है, लेकिन तब भी वो क्या माना जाएगा, जापान का ही पार्ट माना जाएगा। दिस इज वेरी मच गुड टिप विच इज बीन क्वेश्चनिंग बहुत बार आती है इस क्वेश्चन पे। चलो अब आ जाते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो सिटीजन है और रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। सी अब यहाँ पे दो चीजें बहुत बार पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिटीजन।
You are what? A resident or a citizen? गौरव, सर आप क्या हो? सिटीजन, सिटीजन, रेसिडेंट नहीं हो? रेसिडेंट भी हूँ सर, हाँ, दोनों। तो you are both. You are resident also because you are residing in India, and you also a citizen. Now, see, understand here, citizenship जो होता है बेटा, वो होता है legal concept. क्या होता है? Citizenship is a legal concept, and जो resident है ना बेटा, resident होता है economic concept, या फिर उसको हम बोलते हैं earning से related। ये जो concept है, this is related with economic earning। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज गिवन, सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। मेरा अगर बर्थ यहाँ हुआ है तो बाय बर्थ मुझे सिटीजनशिप तो मिल ही जाएगी, बिकॉज इट इज अ लीगल प्रोविजन। ठीक है। अब हाँ मेरा सर। बर्थ भी यहाँ पे हुआ है, एंड आई हैव आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम दी सेम नेशन। मैंने यहीं पे लग गया जॉब पे, आई एम अर्निंग फ्रॉम दी सेम नेशन, सो अल्टीमेटली आई एम दी रेसिडेंट ऑल्सो, क्योंकि रेसिडेंट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट। कहाँ से आप अर्न कर रहे हो, आप सिटीजन भी उस नेशन के हो और आप रेसिडेंट भी उस नेशन के हो। पर इसका उल्टा सोच, अभी मैं टेक फॉर रेसिडेंट थोड़ी हुआ। एग्जांपल, अगर मेरा बर्थ इंडिया में हुआ, बट मेरी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली मुझे यूएसए में, तो अब मैं, अब क्या कॉन्सेप्ट है, मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ कि सिटीजन हूँ? सिटीजन हो सर, और सिटीजन यूएसए तो के हूँ, लेकिन रेसिडेंट। क्या इंडिया का रेसिडेंट हूँ क्या? नहीं सर। क्योंकि मैं अब यूएसए में अर्न कर रहा हूँ, वहीं पे रह रहा हूँ, वहीं मेरी जॉब लग गई, अच्छा खासा वहां पे पे आउट मिल रहा है, आई एम अर्निंग देयर, तो यूएसए में मेरी रेसिडेंटशिप हो गई। अब इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है एनआरआई, तुमने वर्ड सुना होगा, एनआरआई का फुल फॉर्म याद है? नॉन रेसिडेंशियल। नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो उसे हम नॉन रेसिडेंट इंडियन को बोलते हैं, क्योंकि उसका बर्थ तो इंडिया में हुआ है, लेकिन वो कमा कहीं और कंट्री से रहा है, रह कहीं और कंट्री में रहा है, इसलिए उसको हम एनआरआई बोलते हैं। हो सकता है कि जैसे छुट्टियां होती हैं तो भैया वो इंडिया आ जाता है अपनी फैमिली को लेके, एक दो महीना रह के फिर वापस छुट्टियां खत्म हो गई, तो अगेन ही हैज गोइंग बैक टू वर्क। So here the concept, very much good concept of citizenship and residentship is, citizenship is a legal concept and your residentship is a economic concept। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप। सी, जैसे लिखा है यहाँ पे, नाउ यू आर अ इंडियन सिटीजन बिकॉज आपका बर्थ कहाँ हुआ है, इंडिया में। इंडिया। अब आ जाते हैं रेसिडेंट पे। चल रेसिडेंट की डेफिनेशन पर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट इट इज गिवन। A resident, whether a person or an institution, is one whose center of economic interest lies in the economic territory of the country in which he/she lives. मीन्स वो कंट्री, वो इंस्टीट्यूशन, मतलब अ रेसिडेंट और अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन भी रेसिडेंट, जैसे कंपनी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसको भी मैं इंडिया का रेसिडेंट मान सकता हूँ। सो यहाँ व्हेन रेसिडेंट की बात हो तो उसमें पर्सन और इंस्टीट्यूशन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है उस इकोनॉमिक टेरिटरी में, वेयर ही और शी लिव्स, देन ही विल बी नोन एज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, रेसिडेंट मतलब अब जैसे मैं यहीं पे अपना अर्निंग स्टार्ट कर दिया तो मैं सिटीजन तो हूँ, साथ साथ में इंडिया का रेसिडेंट भी हूँ, आई एम नॉट अ एनआरआई। ओके, आई एम सिटीजन एज वेल एज दी रेसिडेंट। पर अगर सपोज मेरा भाई है जो सिटीजन, यहाँ पे बॉर्न तो हुआ था लेकिन उसकी जॉब अगेन कहीं और लग गई, सपोज ही हैज गॉन टू सिंगापुर फॉर हिज जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो वो सिटीजन तो इंडिया का है लेकिन नाउ ही इज ऑल्सो एनआरआई, ही इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, बिकॉज उसकी जो इनकम स्टेटस है वो इंडिया से नहीं है, वो कोई और कंट्री से है। अब वो जो रेसिडेंट होगा वो कहाँ का होगा, वो रेसिडेंट होगा सिंगापुर का, जहां से वो अपनी अर्निंग कर रहा है। आई बात समझ में? सो सिटीजनशिप इज हाँ। अ लीगल कॉन्सेप्ट एंड रेसिडेंटशिप इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है इंग्लैंड सिटीजन, तो वहां आप इंग्लैंड के सिटीजन हो, क्यों? क्योंकि आप बाय बर्थ वहां हो। लेकिन अगर रेसिडेंट बनना है तो सिंपली what will happen, you have to go there and start earning। जैसे यहाँ पे लिखा है, I am really doing good in India, I should stay here। अब ये इंग्लैंड का सिटीजन है लेकिन यहाँ आके अपना अर्निंग कर रहा है, तो ये क्या हुआ, यहाँ का रेसिडेंट हो गया यहाँ सर। का रेसिडेंट। पर यहाँ का सिटीजन हुआ क्या? नहीं सर, बाय बर्थ अगर उधर उसको है। सिटीजन बनना है, जैसे अगर उसको रेसिडेंट के साथ बेटा सिटीजन भी बनना है, तो ही हैज टू डू व्हाट, ही हैज टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। आई बात समझ में? जैसे अगर मेरे को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा गवर्नमेंट के पास
कि भैया मैं अब सालों से यहीं पे रह रहा हूँ, तो मुझे आप अपना सिटीजन बना दो। क्यों बना दो? क्योंकि सिटीजन के पास ही वोटिंग राइट्स होते हैं। जो वोटिंग्स होती हैं, जैसे आपके इलेक्शंस होते हैं, तो वो रेसिडेंट को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। आप जब तक सिटीजन नहीं बनोगे तब तक आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं आएंगे। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है इवन व्हेन यू आर रेसिडेंट, आप सिटीजनशिप ले लो, तो जाके आप क्या कर सकते हो, तो जाके आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। ठीक है, अमेरिका में इसको ऐसा बोलते हैं ग्रीन कार्ड। चलो, वी विल जस्ट एंड अप दिस सेशन बाय टेकिंग दिस प्रॉब्लमेटिक। अब इसके प्रॉब्लम के आंसर तू बताना कि इसको हम क्या माने। हाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया है, विल दी फॉलोइंग बी ट्रीटेड अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदर कंट्री? अ इंडियन सर। सिटीजन लिविंग इन सिंगापुर फॉर बिजनेस। तो सिंगापुर का रेसिडेंट हो गया और इंडिया का सिटीजन हो गया। सिटीजन तो है, पर अब वही अभी क्वेश्चन क्या है देख, रेसिडेंट तो लिखा भी देख, रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, बिकॉज उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है, सिंगापुर में। हाँ सेकंड, सर। an Indian citizen working in USA embassy, ध्यान से सोचना इसमें, a Indian citizen working in USA embassy located in India, इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है और वो वहां पे काम कर रहा है, तो उसको मैं क्या मानूंगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानूंगा या रेसिडेंट ऑफ यूएसए मानूंगा? रेसिडेंट ऑफ यूएसए सर, क्योंकि वो यूएसए की एम्बेसी है। यूएसए की एम्बेसी है, देख अब इसका आंसर क्या है, इट इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो भैया मैं अपने नेशन से ही ले रहा हूँ ना, मैं रह का रहा हूँ। सी, भले ही मेरी अर्निंग यूएसए से हो रही है, पर मेरा घर तो यूएसए एम्बेसी में तो ना, मैं तो वहां पे एज अ हाँ सर। वर्कर जा रहा हूँ, पर मेरा घर का है, मेन इज वेयर इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस, आपका इंडिया रेसिडेंशियल इंडिया। स्टेटस। जैसे रेसिडेंट होता है तो रेसिडेंट एक पर्टिकुलर, हम इंडिया के, हम यूएसए एम्बेसी के अंदर तो नहीं रह रहे हैं। अगर यूएसए एम्बेसी के अंदर रहते तो आप एम्बेसडर के तौर पे वहां पे आप फिर इंडियन के रेसिडेंट नहीं होते, आप यूएसए के रेसिडेंट ही होते, पर आप वहां पे सिर्फ वर्क कर रहे हो। टेक फॉर द एग्जांपल कि सपोज आपको अकाउंटेंट की जॉब दे दी उन्होंने, आप वहां पे उनके अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो, तो लेकिन आप अकाउंट्स मैनेज करने के बाद अपने घर तो जाओगे ना, कि रेसिडेंट के बाद आप मतलब उसके बाद सीधा यूएसए एम्बेसी में आपका ठिकाना हो गया। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट गौरव? यस सर। मीन्स वो कहा जाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कहलाएगा, उसको मैं यूएसए का रेसिडेंट नहीं कहूंगा। पर हाँ, इसकी जो इनकम होगी, याद रखना, इसकी जो इनकम हो रही है वो कहां से हो रही है, यूएसए एम्बेसी। तो ये यूएसए। जो इनकम है इसको मैं डोमेस्टिक इनकम नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इनकम फ्रॉम फॉरेन, दैट इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज फीफा। ये आगे बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है, फीफा का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा आगे। कमिंग टू सी, she is a student from Japan for education in India. इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, दैट इज रेसिडेंट ऑफ जापान। सी, ही इज अ स्टूडेंट एंड ही केम फ्रॉम जापान इन इंडिया फॉर एजुकेशन पर्पस। उसका कोई अर्निंग पर्पस अभी भी जुड़ा नहीं है। अगर एजुकेशन लेने के बाद अगर उसमें लिखा होता कि उसने जॉब करना भी यहीं पे स्टार्ट कर लिया होता, तो मैं उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लेता। लेकिन वो आया किस पर्पस के लिए इंडिया में, स्टडी। गौरव? और एजुकेशन। एजुकेशन पर्पस। एजुकेशन। तो इसीलिए अगर वो एजुकेशन पर्पस के लिए आया है तो मैं उससे रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मानूंगा, मैं रेसिडेंट ऑफ जापान। ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं युवराज सिंह का, वेरी गुड एग्जांपल, उसमें बहुत अच्छा भी आया था। यूवी was suffering from cancer and he went out of India for near about 1 year। तो क्या वो रेसिडेंट वहां का हो गया कि यहाँ का ही माना जाएगा? सर वो यहाँ का ही माना जाएगा, क्यों? वहाँ तो। क्योंकि बस वो वहां गया था फॉर ट्रीटमेंट, वहां अर्निंग पर्पस के लिए नहीं गया था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करने गया, वहां पे ट्रीटमेंट करने गया, तो उसको हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही मानेंगे, उसको रेसिडेंट ऑफ दैट नेशन नहीं मानेंगे। कमिंग टू योर डी, इंडियन स्टूडेंट लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years फॉर स्टडीज, क्या होगा इसका? एक इंडिया का स्टूडेंट है, वो ऑस्ट्रेलिया रह रहा है फॉर एजुकेशन, मान ले डिग्री सर लेने वही गया। होगा जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ उसको मैं इंडिया। ऑस्ट्रेलिया का रेसिडेंट नहीं मानूंगा। बट अगर यहाँ पे लिख लिया कि इंडिया का स्टूडेंट था, ऑस्ट्रेलिया गया, डिग्री ले ली और वहां पे जॉब स्टार्ट कर ली, तो अब क्या होगा? अगर सपोज इस स्टेटमेंट में मैंने ऐड कर लिया कि इंडियन स्टूडेंट लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years एंड आफ्टर 2 years ही स्टार्टेड जॉब देयर, तो अब सर रेसिडेंट ऑफ जापान।
नहीं नहीं, रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रेसिडेंट ना। ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्यों? क्योंकि अब उसका अर्निंग स्टेटस कहाँ से जुड़ गया? अब उसका अर्निंग स्टेटस ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गया। आ रही बात समझ में? कॉन्सेप्ट गेटिंग ऑफ रेसिडेंट एज वेल एज ऑफ द सिटीजन। यस आज का लेक्चर समझ में आया रेसिडेंट और सिटीजन का बेटा? यस सर। ठीक सर है। आप हमको पढ़ाओगे हाँ मतलब? हाँ बेटा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं नहीं पढ़ाऊंगा, आई एम कंटिन्यूइंग दिस क्लास। हाँ सर। ठीक है। सर